हम कुछ लेक्चर से ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने ग्रुप्स की काफ़ी सारी वीडियोस अपनी प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर दी हैं और लास्ट वीडियो मेरी जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर थी और उसकी टाइप्स के ऊपर थी। तो बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की जो टाइप्स होती हैं, उसी के अंदर एक जो टाइप होती है वो ब्यूरोक्रेसी की होती है। और ये जो थ्योरी है, जो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे मैक्स वेबर। उन्होंने जो है वो ये थ्योरी दी थी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, वो किस तरह से काम करती है, वो उसकी वो ऑर्गेनाइजेशंस की उसके तरीक़ेकार क्या होता है काम करने का, और वो क्यों एफ़िशिएंट होती है। मैक्स वेबर के मुताबिक ये ब्यूरोक्रेसी जो है सबसे एफ़िशिएंट वे है किसी भी एक लार्ज ग्रुप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, ठीक है? तो आज हम उसी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बात करेंगे जो मैक्स वेबर ने दी थी, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियोज़ आती रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो अभी हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, जो कि किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया था। मैक्स वेबर बेसिकली क्या थे? जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे और वो 1864 के अंदर उनकी पैदाइश हुई थी। वो 1864 में पैदा हुए थे, ठीक है? और उन्होंने थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी दी थी अपनी किस बुक के अंदर? इकोनॉमी एंड सोसाइटी की उन्होंने बुक पब्लिश की थी। कब की थी? 1921 के अंदर की थी, लेकिन कहीं-कहीं सोर्सेज़ में आपको 1922 भी मिलेगा, ठीक है? तो आप ये कन्फर्म कर लीजिएगा। मैंने जो रिसर्च की थी उसमें मुझे 1921 भी मिला था और 1922 भी मिला था, जो इन्होंने बुक पब्लिश की थी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है? तो उसके अंदर इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी प्रेज़ेंट की थी और उन्होंने बताया था कि वो वेबर क्या कहते थे? मैक्स वेबर कहते थे कि बेसिकली ब्यूरोक्रेसी जो है वो मोस्ट एफिशिएंट वे है किसका? ऑर्गेनाइज़ करने का लार्ज ग्रुप को। और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये हायरार्की ऑफ अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, क्लियर डिवीज़न ऑफ लेबर प्रोवाइड करता है, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसमें, और इम्पर्सनैलिटी होती है, ठीक है? अब ये तमाम क्या हैं? ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, और मैंने अगली स्लाइड बनाई है, इसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे बात करेंगे और उसके बाद हम उसके क्रिटिसिज़्म के ऊपर बात करेंगे, जो मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है? उसके ऊपर बात की 3 स्लाइड्स मैंने बनाई हैं आज के लेक्चर में। पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी समझ लेते हैं, ठीक है? तो मैं ब्रीफली आपको बता सकता हूँ अभी इस स्लाइड में, और अगली स्लाइड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बेसिकली हायरार्की ऑफ अथॉरिटी ये होता है कि जो है वो एक मैनेजर होगा, उसके नीचे सुपरवाइज़र होगा, उसके नीचे उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे। इसको हम कहते हैं हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, ठीक है? मतलब जो बड़े ओहदे पे होगा उसके पास ज़्यादा पावर होगी, जो छोटे ओहदे पे होगा उसके पास कम पावर होगी, ठीक है? और नीचे वाला बंदा ऊपर वाले बंदे के लिए क्यों आंसरेबल होगा, ठीक है? मतलब ऊपर वाला जो सुपरवाइज़र होगा, उसके जो नीचे सबऑर्डिनेट होगा, वो सुपरवाइज़र जो है उसको असाइन करेगा ड्यूटीज़, और सबऑर्डिनेट जो है उस पे अमल करेगा, और वो अपनी जो टास्क है उसका आंसरेबल होगा अपने सुपरवाइज़र को। तो इस तरह से जो ड्यूटीज़ हैं, सबकी एक हायरार्की बनी होगी अथॉरिटी की, ठीक है? मतलब जो सबसे ऊपर है उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, सबसे नीचे है उसका कम अथॉरिटी है, ठीक है? और क्लियर डिवीज़न ऑफ लेबर होगा, मतलब ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं और तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी तमाम जो लेबर है वो डिफाइंड है, ठीक है? मतलब एक डिपार्टमेंट ने ये काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो है प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज़ की प्रमोशन करनी है। सेल्स डिपार्टमेंट ने उसको बिकवाना है, उसकी सेल्स करनी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो है वो कंपनी के फाइनेंसेस देखने। इस तरह से जो मार्केटिंग मैनेजर है उसका रोल अलग है, जो मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव है उसका रोल अलग है, फाइनेंस मैनेजर का रोल अलग है, ठीक है? मतलब हर इंडिविजुअल और हर डिपार्टमेंट का जो है वो जो लेबर है, लोग हैं काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं, उनका जो लेबर है वो डिफाइंड है, डिवाइड हुआ हुआ है, किसने ये काम करना है। इसके अलावा रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो जो कंपनी किस तरह से काम करेगी, वो भी जो है ना वो डिफाइंड है, ठीक है? कंपनी किस तरह से काम करेगी, ये तमाम जो है ना चीज़ें ये लिखी हुई हैं, ये डॉक्यूमेंटेड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 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 अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, कोई अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है। मतलब जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन काम करती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके एसओपीज़ वगैरह सब रिटन डाउन है, सब डिफाइंड है, सब डॉक्यूमेंटेड है। बाकी है ती चौथी चीज़ इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी क्या होती है? इम्पर्सनैलिटी बेसिकली ये होती है कि कोई भी मतलब जो ह्यूमन बेसिस के ऊपर, रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर या शख्सियत की बेसिस के ऊपर किसी को फ़ेवर नहीं किया जाएगा, सही है? मतलब जो ताल्लुकात हैं आपस में या जो काम है, उनके उनके ऊपर कोई आपकी पर्सनल ताल्लुकात हैं या पर्सनल आपकी फीलिंग्स हैं या आपकी इमोशंस हैं, वो असरअंदाज़ नहीं होंगे, सही है? पर्सनैलिटी की बेसिस के ऊपर किसी को फ़ेवर नहीं किया जाता, नहीं किया जाएगा, ठीक है? मतलब जो है अपनी उसको फॉर्मल रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होगी आपकी किसी एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं
होते हैं ना, किसी को फ़ेवर दे दी, किसी का कोई किसी की मदद कर दी या किसी का आउट ऑफ द वे जाके किसी का जो है ना वो ख़्याल रख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा या अपने इमोशंस की बेस के ऊपर फ़ैसला कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आपने जो फ़ैसला करना है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक करना है, ठीक है? जो कंपनी के रूल्स हैं। बाकी इसको थोड़ा-सा और इलैबोरेट किया है मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल होता है जो रैशनली डिज़ाइन किया जाता है, सही है। रैशनली डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि अकल अकल की बेसिस के ऊपर रैशनली का मतलब है अकल की बेसिस के ऊपर सोच समझ के डिज़ाइन होता है, ठीक है। किससे डिज़ाइन होता है टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए होता है एफिशिएंटली, ताकि उनको एफिशिएंटली परफॉर्म किया जा सके, ठीक है। कोई यूनिवर्सिटी है उसका पर्पज़ है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ठीक है। आला तालीम प्रोवाइड करना, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जो है एक पूरा तरीक़ेकार बनाती है, एक डिज़ाइन होती है, पूरा पेपर वर्क होता है किसी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने से पहले रैशनली उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसके लेआउट दिया जाता है कि इस तरह की बिल्डिंग होगी, इस तरह के डिपार्टमेंट्स होंगे, यही कोर्सेज़ ऑफ़र करेंगे, इस तरह की फैकल्टी हायर करेंगे और ये इस तरह से हम पढ़ाएँगे, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है रैशनली डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो ताकि क्यों किया जाता है? ताकि यूनिवर्सिटी एफिशिएंटली काम कर सके। यही चीज़ जो है ना बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ होती है कि बिज़नेस किस तरह से ऑपरेट करेगा उसको बैठ के लोग पहले डिफाइन करते हैं, पहले स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, सही है? तो ये प्लानिंग को कहते हैं हम रैशनली डिज़ाइन किया जाता है, सोच समझ के किया जाता है। ऐसा नहीं है रैंडमली आप उठे और आपने कह दिया इस तरह से काम होगा, इस तरह से काम होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता ब्यूरोक्रेसी के अंदर अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो वो कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक बिज़नेस है, ठीक है? या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, ठीक है? उनके जो है वो ऑफ़िशियल्स जो होते हैं, जो उनके काम करने वाले लोग होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो डेलिबरेटली आउटलाइन करती हैं पॉलिसीज़ को, रूल्स और रेगुलेशंस को, ठीक है? मतलब वो इदारा किस तरह से काम करेगा, किस तरह से अपनी सर्विसेज़ और प्रोडक्ट्स देगा और किस तरह से वो उसका लाहे-अमल क्या होगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा और जो टास्क है वो डेलीगेट करती है। मतलब जितने भी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डिपार्टमेंट्स की या इंडिविजुअल्स की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट करती है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है और वेरियस डिपार्टमेंट जो हैं और इंडिविजुअल जो हैं, उन्हीं टास्क को परफ़ॉर्म करते हैं एफ़िशिएंट मैनर के अंदर, सही है? उसका ये काम होता है ब्यूरोक्रेसी का, ताकि काम बेसिकली काम क्या है कि एफ़िशिएंटली काम हो सके। मैक्स वेबर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ऐसे सिस्टम है, जिसकी वजह से जो लार्ज ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो फॉर्मल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो एक एफ़िशिएंट वे में काम कर सकती हैं ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, हम यहाँ पे मैक्स वेबर की थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है? हम आगे क्रिटिसिज़्म के ऊपर बात करेंगे कि जो सोशियोलॉजिकल स्कॉलर्स थे बाद में आने वाले, उन्होंने मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी को किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जिसमें आप प्रोज़ भी कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के फ़ायदे क्या-क्या होते हैं, ठीक है? उसके ऊपर बात करते हैं कि पहला जो होता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स का हायरार्किकल स्ट्रक्चर। मतलब जैसे मैंने पहले बात की थी कि एक हायरार्की होती है ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर, सही है? ब्यूरोक्रेसी अरेंजेस पर्सनल इन अ वर्टिकल रैंकिंग, ठीक है? वर्टिकल रैंकिंग के अंदर जो है ना ब्यूरोक्रेसी में जो है ना लोग जो है वो हायरार्की होती है। मतलब जैसे मैंने कहा था कि पहले सीईओ है, सीईओ से नीचे जो है वो जीएम है कंपनी का, जो डीजीएम है डिपार्टमेंट्स के, बाद में उसके बाद जो है उनके मैनेजर्स हैं, फिर उसके अंदर उसके असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, बाद में उसके अंदर एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं। इस तरह से जो है ना तमाम फिर उसके नीचे आगे आखिर में इंटर्न्स आ जाते हैं कंपनी के। तो इस तरह से जो है ना एक हायरार्की होती है, सही है? एक ऊपर से नीचे तक लोगों में एक हायरार्की होती है, वर्टिकल रैंकिंग होती है, ठीक है? और एक बंदा जो है, एक इंडिविजुअल जो है वो इंचार्ज बना दिया जाता है दूसरे का, ठीक है? मतलब जो ऊपर वाला है, जो 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 सीनियर है, जो सुपरवाइज़र है, वो सबऑर्डिनेट का इंचार्ज होगा, ठीक है? और एक जो इंचार्ज होगा, वो जो है वो उसको ड्यूटीज़ असाइन करेगा सबऑर्डिनेट को और सबऑर्डिनेट जो है आंसरेबल होगा अपने काम के लिए, ठीक है? सुपरवाइज़र के लिए आंसरेबल होगा, ठीक है? अब इस एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि अगर आप एम्प्लॉयी हैं किसी हाइपर मार्केट के, तो आपको शिफ्ट मैनेजर जो है ना आपको ड्यूटी असाइन करेगा और आप शिफ्ट मैनेजर को आंसरेबल होंगे। फिर जो शिफ्ट मैनेजर है, वो किसको आंसरेबल होगा? वो स्टोर मैनेजर को आंसरेबल होगा, ठीक है? उसको स्टोर मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा और जो स्टोर मैनेजर है, वो रीजनल मैनेजर को आंसरेबल होगा, ठीक है? और रीजनल मैनेजर हो सकता है सीईओ को आंसरेबल हो, ठीक है? और सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हो सकता है, ठीक है? इस तरह से मतलब जितना भी जो नीचे का रैंक है, वो ऊपर के रैंक को आंसरेबल होगा, उसको जवाब देना होगा और बाद में जो है, जो ऊपर वाला बंदा है, वो नीचे वाले बंदे को ड्यूटीज़ असाइन करेगा और इस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर फॉलोज़ अ चेन ऑफ कमांड, मतलब एक चेन ऑफ कमांड होती है कि मतलब जिस तरह से एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी जो है ना इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और दूसरा उसको वो फॉलो कर रहा है, ठीक है? और उसके वो इवैल्यूएशन ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदे को इवैल्यूएट कर रहा है। इस तरह से क्या होता है चेन ऑफ कमांड होती है, ठीक है? अगला पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर, क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन बंदा क्या काम करेगा या कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा ये भी डिफाइंड होता है, सही है। हर इंडिविजुअल को जो है टास्क असाइन होता है परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह से फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो उसमें इंग्लिश टीचर जो होगा
वो रिस्पॉन्सिबल होगा इंग्लिश टीचर इंग्लिश पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को, ठीक है? उसको ये मतलब नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स कैसे होते हैं। वो न्यू एडमिशन्स के अंदर जो है असिस्ट नहीं करेगा। उसका काम ये है कि इंग्लिश पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, ठीक है? इस तरह से जो डिवीज़न है ऑफ लेबर है वो क्लियरली डिफाइंड है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ब्यूरोक्रेसी के अंदर मैक्स वेबर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस रिटन डाउन होते हैं, मतलब लिखे हुए होते हैं, ठीक है? मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस आउटलाइंड होते हैं, क्लियरली डिफाइंड होते हैं और स्टैंडर्डाइज होते हैं, ठीक है? उनको ऐसे हर कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्टूडेंट हैंडबुक मिलती है, प्रोस्पेक्टस मिलता है। उसमें पूरी यूनिवर्सिटी का आपके तरीक़ेकार लिखा होता है कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, सेमेस्टर्स कैसे होंगे, कोर्स आप ऐड और ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? क्विज़ कितने होते हैं, आपकी मार्किंग कैसे होगी, तो तमाम चीज़ें स्टूडेंट हैंडबुक में या प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती हैं। इसको कहते हैं कि रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है? बाकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस क्या होती है, मतलब जो ऑफिशियल्स में स्टाफ है और जो ऑफिशियल्स हैं वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जो यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो हायरिंग जब उनकी होती है तो उनकी होता है कि उन्होंने पीएचडी किया हुआ हो या एमफिल किया हुआ हो, ठीक है? एमफिल, पीएचडी की उनकी क्वालिफिकेशन हो। इस तरह से जो है वो हर जो डिपार्टमेंट की जो हायरिंग होती है वो उसका क्राइटेरिया उसकी डिफाइंड होती है कि इस बंदे की इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, ठीक है? मतलब वो क्यों होनी चाहिए, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। वेबर कहते हैं कि ये भी ज़रूरी होता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। और जो इवैल्यूएशन होती है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, फेवरेटिज्म के ऊपर नहीं होती, ठीक है? वेबर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो इवैल्यूएशन है लोगों की, स्टाफ की, एम्प्लॉइज़ की, वो उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर होती है, फेवरेटिज्म के ऊपर नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी जैसे मैंने कहा था कि पर्सनल फीलिंग्स जो हैं वो आपके काम में जो है वो इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? फेवरेटिज्म जो है वो अलाउड नहीं होता, सही है? और फॉर एग्जांपल अगर आप काम से लेट हो गए, अगर आपकी कार खराब हो गई है, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो गया है, आप घर से देर से निकले थे या बारिश हो गई, कुछ भी हो गया, आपका मैनेजर केयर नहीं करेगा, ठीक है? आपका मैनेजर रीज़न नहीं सुनेगा, बल्कि आपकी अटेंडेंस मार्क एज़ अ मार्क लेट हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि आप लेट हैं तो वह लेट हैं, किसी वजह से भी लेट हैं, ये जो है आप मैटर नहीं करता। तो इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनल फीलिंग्स जो है वो एसोसिएट नहीं होंगी आपके काम से। अब आगे चलते हैं, हम क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करते हैं कि मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी की जो थ्योरी है, उसको क्रिटिसाइज़ लोगों ने किस तरह से किया है, क्यों किया है? आइए आगे चलते हैं। जी, अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज़्म ऑन वेबर्स ब्यूरोक्रेसी, सही है? कि लोगों ने क्यों क्रिटिसाइज़ किया। बेसिकली एक तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये है कि जो इम्पर्सनैलिटी की हमने बात की, ये ह्यूमन फीलिंग्स इंटरफेयर नहीं करेंगी काम के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर इनह्यूमन नेचर ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। इनह्यूमेन नेचर मतलब इसका मतलब होता है गैर इंसानी एक एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है कि आप इंसान की फीलिंग्स को मैटर नहीं, आपको वैल्यू नहीं दे रहे, ठीक है? फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉयी अगर वो लेट हो गया है, हो सकता है उसके घर में किसी की तबीयत खराब हो या उसकी तबीयत खराब हो या बारिश हो गई हो या कोई उसकी गाड़ी खराब हो गई हो, तो आप वैल्यू नहीं करेंगे, सही है? आप कहेंगे नहीं भाई ये लेट है तो आप लेट हैं, ठीक है? उसमें आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक एलिनेशन की फीलिंग पैदा हो जाती है जब ह्यूमन बीइंग को ऐसा लगता है, इंसान को ऐसा लगता है कि मैं किसी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं किसी इंसानी इदारे में काम नहीं कर रहा, ठीक है? एक तो ये है कि आपको इंसान को कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है वो आप उसकी इंसानी रवैया आप स्टार्ट नहीं करते हो, ठीक है? दूसरा ये कहते हैं लोग जो वेबर की ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो ये कहते हैं कि रूल्स जो है ना बहुत इनफ्लेक्सिबल और रिजिड होते हैं। मतलब इतने ज़्यादा रूल्स पे एम्फसाइज़ होता है कि कभी-कभी डिसीज़न में और काम के फैसलों में देर हो जाती है, ठीक है? मतलब इतने सारे तरीक़ेकार को लंबा कर दिया जाता है, इतने प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं जिसकी वजह से काम जो है वो डिले का शिकार हो जाता है, ठीक है? ये क्रिटिसिज़्म है। दूसरा क्रिटिसिज़्म ये है कि ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड फॉर्मल प्रोसीजर्स टू कंप्लीट अ टास्क दैट लीड्स वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट। मतलब इतना ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, आप ये डॉक्यूमेंट लाएँ, ये डॉक्यूमेंट लाएँ, ये करें, वो करें, इस डिपार्टमेंट में जाएँ, उस डिपार्टमेंट में जाएँ। ये सब वेबर के जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है उसके अंदर ये सब इतना कुछ होता है कि जो लोगों का जो टाइम और एफर्ट है और जो पैसा है वो काफ़ी खर्च होता है। मतलब उनको लगता है कि काम बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, डिले हो गया है। वेबर की ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट मॉडल के अंदर। फिर ये क्रिटिसिज़्म एक उठाया जाता है कि वेबर का जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, वो फ़ोकस करता है टेक्निकल स्किल्स के ऊपर। वर्कर्स के टेक्निकल स्किल्स कैसे हैं, सही है? जिनको हायर किया जाएगा वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है? लेकिन वो ये कंसीडर नहीं करते कि एम्प्लॉयी की डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कमिटमेंट कितनी है, ठीक है? एक ये है उनका जो है वो जो ये वेबर की ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी पे क्रिटिसिज़्म उठाया जाता है।
नेक्स्ट ये है कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब जो जो ऊपर के ओहदेदार हैं वो उन तक नीचे के लोगों को पहुँचना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? वो जो है वो एक सिस्टम इस तरह से बनाया जाता है कि उसके अंदर जो नीचे का कोई एम्प्लॉयी है, वो अगर ऊपर तक हुकाम आला तक बात पहुँचाना चाहेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वेबर के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के अंदर, ठीक है? बाकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर तो थ्राइव कर सकती है, वो काम कर सकती है अच्छे तरीके से। लेकिन जो बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उसके अंदर अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशंस में जो है कभी-कभी आपको बल्कि कभी-कभी क्या अक्सर ही आपको क्विक डिसीज़न लेने लेने पड़ते हैं और प्रॉम्प्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं, मतलब फौरी एक्शंस लेने पड़ते हैं आपको काम करने के लिए। आप इतना ज़्यादा काम को डिले नहीं कर सकते, ठीक है? इतने इतने ज़्यादा पेपर वर्क, प्रोसेस और प्रोसीजर्स के अंदर जो है वो आप जो है वो करके नहीं कर सकते। यही वजह है कि जो ऐसे इदारे हैं बहुत सारे आजकल जो ख़ास तौर पे जो कंपनीज़ बन रही हैं, स्टार्टअप्स बन रही हैं, नई कंपनीज़ बन रही हैं, उसमें यूथ और यंग लोगों को हायर किया जा रहा है, तो उनका जो मॉडल है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसी होती है कि जो थोड़े-से फ्लेक्सिबल मोड ऑफ वर्किंग प्रोवाइड करती है। कभी आप हाइब्रिड वर्किंग जिस तरह हो गई है, घर से काम कर रहे हैं आप या कभी ऑफ़िस आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, कभी फ्रीलांसिंग का काम हो गया है, जो रिमोट वर्किंग हो गई है। तो इसमें ये हो रहा है कि आजकल के वर्कफ़ोर्स जो है वो चाहते हैं कि हमें थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिले, फ्लेक्सिबिलिटी मिले, ठीक है? तो आजकल जो है वो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल जो है, वो इसलिए भी जो है ना वो आजकल मुश्किल से देखा जाता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस में देखा जाता है, लेकिन जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके अंदर जो है ना ये मॉडल कम देखा जाता है, ठीक है? ये मेरा लेक्चर था वेबर के ब्यूरोक्रेसी मॉडल के ऊपर। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको। कोई सवाल है कमेंट में कर सकते हैं। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।